आप सभी श्रोता मित्रों को हार्दिक नमस्कार। प्रस्तुत है अंकिता जैन जी द्वारा लिखित कहानी छोड़ी हुई औरत। 4.5 घंटे नैरो गेज की ट्रेन में एक ही पोजीशन लिए अकड़े रहने के बाद पैरों पर सीधे खड़े होने में कुछ वक्त लगा। ट्रेन से बाहर आ गई हूँ, इसका एहसास तब हुआ जब घंटों तरह तरह के पसीने की बदबू के बाद नथुनों से कुछ साफ हवा पार हुई। स्टेशन के बाहर का नज़ारा ज़्यादा नहीं बदला है। आखिरी बार जब 7 साल पहले यहाँ आई थी तब बस वो सामने वाली चौकी नहीं थी। पहले वहाँ एक टूटी पुरानी झोपड़ी हुआ करती थी जिसमें गोली, बिस्कुट, चाय, समोसे और भजिए बेचने वाला एक बूढ़ा रहता था। अब पीले रंग की इस चौकी में खाकी वर्दी वाले बनियान में बैठे हैं। वैसे भी चंबल के इस इलाके में मुझे पुलिस स्टेशन के होने का कोई मतलब कभी समझ नहीं आया। यहाँ का हर आदमी खुद को थानेदार समझता है। स्टेशन के बाहर पुरानी यादें कुरेदते हुए 2 कदम आगे चली ही थी कि रिक्शे वालों ने घेर लिया। किधर जाओगी मैडम जी? एक ने आगे बढ़कर पूछा तो चेहरे पर यकायक मुस्कुराहट आ गई। बहुत दिनों बाद ये टोन सुनने को मिली थी। कितना ही दूर रह लो, लेकिन अपने गांव की भाषा चुटकियों में आपको गांव से जोड़ देती है। डाकखाना रोड, मित्तल जी के यहाँ, मैंने कहा और रिक्शे में बैठ गई। बाबा अब नहीं है, लेकिन उनके नाम को अब भी लोग जानते हैं। लंबी चौड़ी कद काठी वाले हमारे दादाजी को लोग दूर से पहचान लेते थे। उनकी बुलंद आवाज़ पूरी बगिया में गूंजती थी। गांव के पुराने लोग कहते हैं कि बाबा ने बचपन में आज़ादी की लड़ाई के दौरान अंग्रेज़ों के डंडे भी खाए थे। बाबा की वजह से हम बच्चों की भी बहुत धाक थी। मुझे तो लगा था कोई रिक्शे वाला मुझे भी पहचान लेगा, लेकिन इतने सालों बाद आई हूँ तो शायद कोई न भी पहचान पाए। 20 साल पहले हुई शादी के बाद मेरा यहाँ आना लगभग छूट गया है। मेरी शादी के बाद माँ, पापा, भैया के पास दिल्ली चले गए, इसीलिए जब भी मायके आई उन्हीं के पास आई। हाँ, लेकिन पैदा होने से शादी तक के 21 साल तो यहाँ गुजारे। उनकी सारी यादें अभी भी हैं। एक पूरी ज़िंदगी जी है मैंने यहाँ। कई लोग हैं यहाँ के जिनसे आज भी उतनी ही जुड़ी हूँ जितनी 20 साल पहले थी। रज्जो नाम भी उन्हीं में से एक है जिसकी यादों की जड़ें मेरे दिल में सबसे ज़्यादा गहरी हैं। अपनी शादी के बाद मैं 2 ही बार यहाँ आई हूँ। एक बार अम्मा की गमी पर, दूसरी बार बाबा की गमी पर। इसके अलावा कभी कोई और कारण बन ही नहीं पाया यहाँ आने का। अब भी शायद नहीं आती अगर चचेरे भाई ने अपनी बेटी की शादी में इतना जिद करके बुलाया ना होता। वैसे सच कहूँ तो सालों बाद एक बार रज्जो से मिलने की इच्छा भी मन में थी, इसलिए बहाना पाकर खींची चली आई। रज्जो की याद आते ही उसकी अलग अलग छवि आंखों में बनती है। कभी बेजार से पुराने फर्नीचर की किसी कुर्सी की तरह अपने पैरों पर घिसटती दिखती है, तो कभी जवानी के दिनों की उसकी मंत्रमुग्ध कर देने वाली कत्थई आँखें पल भर में मुझे भूसे सी पीली और फुसफुसी दिखने लगती हैं। कभी उसके हर अंग में नाप तौल कर सेट किया हुआ मांसल शरीर दिखता है, तो किसी ज़माने में मोहल्ले की लड़कियों के लिए जलन का कारण जो होता था। तो कभी उसके बदन पर हड्डी और चमड़ी के बीच मुझे कुछ नहीं दिखता। सोचती हूँ ये सब मेरी कल्पनाओं में है या वाकई उसके साथ ऐसा हुआ होगा। आज भी अपने घर की छत से उसके घर के बरामदे में झांकने की कोशिश कर रही हूँ कि शायद वो कहीं दिख जाए, जो सालों पहले मेरी और इस नापाक दुनिया की आंखों से ओझल हो गई थी। रज्जो से मेरा रिश्ता यूं तो सालों तक पड़ोसी का रहा। उम्र में वो मुझसे 6 साल बड़ी भी थी, लेकिन फिर भी हम हमेशा सहेलियों सी रहे। वो तो कहती थी कि उसने मुझे गोद में भी खिलाया है और मैंने कई बार उसकी गोद गंदी भी की। लेकिन मुझे रज्जो से जुड़ी कई यादों में से जो सबसे पहली याद है वो है उस खरबूजे के बीजों को घर के बाहर चबूतरे पर छीलते रहना और मुझसे उन्हें पिस्ता पंसारी की दुकान पर बेचने के लिए भिजवाना। उसके बदले में वो मुझे 2 रुपए भी देती थी और थोड़े से खरबूजे के छिलके बीज भी। रज्जो के हक में मेरे पास बस एक वही मीठी याद है, क्योंकि मैं जब 10 साल की थी तब रज्जो की शादी हो गई थी। इसके बाद कुछ मीठा रहा नहीं। रज्जो हमारे पड़ोसी बुंदेला साहब की लड़की थी।
4 भाइयों की इकलौती बहन। दुधमुही थी जब माँ चल बसी तो भाइयों का भरपूर प्यार मिला, खासकर बड़े भैया का। रज्जू, ये ले, तेरे जन्मदिन पर 4 जोड़ी कपड़े तेरे लिए। उसके हर जन्मदिन और रक्षाबंधन पर बड़े भैया हमारे घर से ही आवाज़ लगाते जाते थे और हमें पता चल जाता था कि रज्जू के लिए नए कपड़े आ गए हैं। लेकिन रज्जू को मैंने उन नए कपड़ों के लिए कभी वैसे चहकते नहीं देखा था जैसे हम लोग अपने कपड़ों के लिए चहका करते थे। वो हमेशा यही कहती, ये क्या भैया, इस बार फिर एक ही कपड़े के 4 सूट। जब तक रज्जू अखबार में लिपटे कपड़े देखकर शिकायत करती तब तक बड़े भैया जा चुके होते। अपनी उम्र और ऊंचाई में भी बहुत बड़े, बड़ी बड़ी मूँछों वाले, आंखों में हमेशा रौब और माथे पर हमेशा शिकन रखे अपने बड़े भैया से कोई चीज़ जिद करके या चाहकर मांग पाने की हिम्मत रज्जू में कभी नहीं हुई। उसकी माँ होती तो शायद उनसे मन मर्जी के कपड़े सिलवाती। बड़े भैया जितना लाड उस पर दिखाते थे उतना ही उसके गुस्से से वह थर थर काँपती थी। रज्जू और उनके बीच मतभेद के कारण तो बहुत थे। वे मोहल्ले के बच्चों के साथ कभी सड़क पर या बगिया में रज्जू को खेलने नहीं जाने देते, न छोटे भाइयों के दोस्तों के सामने उसे आने देते, और घर से बाहर कभी अकेली कहीं चली जाए तो उनका बुलंद आवाज़ में दहाड़ना और आंखें लाल कर लेना ही रज्जू को कपा देने के लिए काफ़ी होता था। रज्जू उनके सामने कभी कुछ बोल न पाती, बस 4 शब्द, अगर अम्मा होती तो। अम्मा होती तो का जबान मत चला, मूड़ियों कैसे रंग ढंग सी, कल को शादी होगी तो लोग यही कहेंगे बिन माँ की लड़की को तनक भी लच्छन नहीं सिखाए। यही तकिया कलाम था बड़े भैया का। उसके आगे न वो कुछ कहते न रज्जू को कुछ कहने देते। उन दोनों के बीच की अनबन यूं तो चलती ही रहती, लेकिन उस दिन तो सब कुछ बदल सा गया था जब मेरे और मोहल्ले की दूसरी लड़कियों के साथ रज्जू भी सड़क पर लंगड़ी खेल रही थी। गांव से बाहर गए बड़े भैया बताए गए समय से पहले ही आ गए। यहाँ क्या उछल कूद कर रही है, चल घर, आज से शाम की भैंस तू ही दुहेगी। मगर भैंसे तो हरिया धोता है ना, रज्जू ने तमेले में बंधी भैंसों की तरफ देखते हुए कहा। तो बड़े भैया की जगह भाभी बोल पड़ी, अब मैं आ गई हूँ और फिर तू भी तो है, हम दोनों औरतें मिलकर घर का काम संभाल लेंगे, नौकरों पर फिजूल खर्चा करने की क्या ज़रूरत। उस दिन 14 साल की 2 चोटी बनाए 4.5 फीट की रज्जू ने अपने माथे पर बड़ी लाल बिंदी लगाते हुए खुद को पहली बार आईने में एक औरत के रूप में देखा था। शायद गांव में यही उम्र होती है औरत बनने की। बड़ी भाभी भी तो 14 की ही थी जब आई थी। थोड़े दिनों में भाभी ने रज्जू के साथ पूरे घर के काम का बंटवारा कर लिया। भैंसे भाभी धोती तो गोबर रज्जू समेटती, कुएं से पानी भाभी खींचती तो घर तक रज्जू लाती, आटा भाभी गूंथती तो रोटी रज्जू सेंकती। 16 साल की उम्र तक रज्जू 4 भाइयों, 2 भाभियों, 2 भतीजों वाले बुंदेला जी के घर को बखूबी संभालने लगी थी। शायद 2-4 साल और संभालती रहती, लेकिन जो अपने भाग्य में ही दुर्भाग्य लिखवा कर आया हो उसे कौन रोक सकता है। उस दिन रज्जू हाँफती हुई मेरे पास आई और बोली, जा पिस्ता पंसारी की दुकान पर यह चिट्ठी दे आ। मैं हैरान थी और कुछ समझ नहीं पाई थी, लेकिन रज्जू ने कहा था तो देने जाना था, सो चली गई। उस रात उसके घर से मेरे आंगन तक आने वाली उसकी चीखों और रोने की आवाज़ों पर जब मैंने घबराते हुए माँ से पूछा था तो उन्होंने कहा था, पिस्ता पंसारी के बेटे से चक्कर चल रहा है इसका, 4 साल से चिट्ठियाँ बदली जा रही थीं, घर वालों को पता लग गया है, सो सुताई लगा रहे हैं। उसके बड़े भैया का राक्षसी रूप जहन में आते ही रज्जू की चीखों से मैं सिहर उठी थी कि अगर सबको पता चल गया कि अनजाने में ही सही खरबूजे के बीजों की वो थैली मैं ही पिस्ता पंसारी के बेटे तक पहुंचाती थी तो मेरी तो खैर नहीं। उस दिन मैं ग्लानि से भर गई थी। लग रहा था रज्जू को पड़ने वाली मार की कहीं न कहीं मैं भी हकदार हूँ। रज्जू की मोहब्बत का राज खुलने के बाद मोहल्ले के लोगों ने अपनी बेटियों को उससे दूर कर दिया और घर वालों ने उसे कमरे में बंद कर दिया। पिस्ता पंसारी के बेटे से ही शादी करना रज्जू की जिद थी, जिसे उतारने के लिए रोज रात को
जब बड़े भैया घर में आते तो रज्जो की चीखें और डंडे की मार हमारे आंगन तक सुनाई देती। बहुत गर्मी चढ़ी है तुझे, बहुत इश्क लड़ाना है, ऐसी गर्मी उतारूंगा कि सब भूल जाएगी। रज्जो के बड़े भैया की यह एक लाइन आज भी जब मेरे कानों में गूंजती है तो मन कांप जाता है। कई दिनों तक बंद कमरे में ही थाली सरका कर खाना देने और लात घूसों के बाद भी जब रज्जो की मोहब्बत कम न हुई तो बड़े भैया ने आखिरी हथकंडा अपनाया, उसकी शादी का। माँ थी नहीं, पिता भी गुजर चुके थे। अपनी नाक बचाने के लिए आनन फानन में भाइयों ने पड़ोस के गांव से एक अच्छी ज़मीन जायदाद वाले घर का लड़का ढूंढ निकाला और चौमासा लगने से पहले ही शादी भी कर दी। उसके चले जाने पर सबसे ज़्यादा दुख उस वक्त मुझे हुआ। इसलिए नहीं कि उसकी मोहब्बत उसे मिल नहीं पाई, बल्कि इसलिए कि अब मुझे खरबूजे के छिले बीज और उनकी दलाली से मिलने वाले रुपए नहीं मिलेंगे, और इस बात का भी कि अब हमारे घर घर खेलने वाले ग्रुप में लड़के की माँ का रोल कौन निभाएगा। शादी के बाद भी रज्जो के मन में पिस्ता पंसारी के बेटे की मोहब्बत जिंदा थी या नहीं, उस वक्त तो उसने नहीं बताया। लेकिन जब वो पहली बार मायके आई तो बहुत बुझी और मरी मरी सी दिखी। सबकी नज़रों से बचकर जब कुछ देर के लिए मैं उससे मिली थी तो उसने बस इतना कहा था, अम्मा होती तो ऐसा न हुआ होता सिम्मी। तब मुझे उसकी बातें समझ में नहीं आईं। मुझे बहुत खुशी हुई थी जब शादी के साल भर बाद ही मायके आई रज्जो से मैंने पूछा था कि इस बार कितने दिनों के लिए आई है। उसने कहा था, हमेशा के लिए। रज्जो शादी के एक साल में कभी अपने भाइयों को यह नहीं बता पाई कि ससुराल में ज़मीन जायदाद भले अच्छी हो, लेकिन उसके पति की जुए की लत से उसके घर में फूटी कौड़ी भी नहीं बचती, और आए दिन रज्जो से पैसे तो कभी गहने छीनता उसका पति अपनी नई ब्याहता पर बिल्कुल भी तरस नहीं खाता था। सबके सामने बात तब आई जब एक रात उसका पति सारे गहने और रुपए लेकर भाग गया। कहाँ किसके साथ आज तक कोई नहीं जानता। रज्जो के भाइयों ने पुलिस कोर्ट कचहरी के सारे हथकंडे अपनाए, लेकिन उसके पति का कहीं कुछ पता न चला। किसी ने कहा कोई दूसरी औरत रख ली है, किसी ने कहा वो मर गया है। ससुराल वालों ने भी कुछ दिनों में रज्जो का बोझ अपने माथे से उतारकर पल्ला झाड़ लिया। पल्ला तो भाभियाँ भी झाड़ना चाहती थी। यहाँ वापस लाकर अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना है क्या? फिर से उस पिस्ता पंसारी के लड़के के साथ रंगरलियाँ मनवाती है तो लाकर बैठा लो अपनी छाती पे। भैया भी कतई नहीं चाहते थे कि रज्जो वापस आए, लेकिन जब ससुराल वालों ने उसका बोरिया बिस्तर बांध कर वापस भिजवा दिया तो मजबूरन बड़े भैया को अपना फैसला सुनाना पड़ा। आग लगन दो उसकी ससुराल को, चार चार भाई मिलके एक लड़की का पेट नहीं पाल सकेंगे क्या? उस दिन के बाद से रज्जो खुद के लिए गले में मंगलसूत्र, मांग में सिंदूर, माथे पे बड़ी लाल बिंदी, लाल चूड़ियों और बिना पति वाली सुहागिन बन गई, और दूसरों के लिए पति की छोड़ी हुई औरत। बस इसी पहचान के साथ उसने फिर से घर संभाल लिया। एक बार फिर घर से वही आवाज़ें गूंजने लगी, रज्जो मैं बाहर जा रही हूँ, संझा को चूल्हा जला लेना। रज्जो मैं भजनों में जा रही हूँ, मुन्ना को संभाल लेना। रज्जो रोटी ठंडी है, मछली भैया आते होंगे, खाना गर्म कर दे। ससुराल से हमेशा के लिए वापस आने के बाद भी रज्जो कभी मोहल्ले के बच्चों के साथ खेलने नहीं आई। मेरा मिलना जुलना तो उससे पहले से ही बंद था। ससुराल से वापस आने के बाद और ज़्यादा पाबंदी लग गई। पर चाहे प्यार हो या दोस्ती, जितना रोको उतना बढ़ती है। मैं और रज्जो भी फिर से छुप छुप कर मिलने लगे, कभी मंदिर में, कभी बगिया में। कुछ ही महीने बीते थे उसे ससुराल से वापस आए, लेकिन उसके पिचके गाल और हड्डी से चिपकी हुई खाल के बीच जब मांस दिखने लगा तो उम्मीद जागी थी कि रज्जो की ज़िंदगी फिर पहले जैसी न सही पर ठीक तो हो जाएगी। लेकिन हमारे ज़माने में पति की छोड़ी हुई औरतों की दुर्दशा घर से ही शुरू होती है। इसका एहसास मुझे उस दिन हुआ जब उसके छोटे भाई की शादी के एक दिन पहले मैं उसके घर गई। मेरा रज्जो से मिलना बंद था, लेकिन पड़ोसी होने के नाते वार त्योहार पर एक दूसरे के घर पारिवारिक आना जाना था।
शाम को उसके भाई की बारात दूसरे गांव जानी थी। उसी के पहले घर में गीत थे जिसमें मैं माँ के साथ गई थी और नज़र बचाकर रज्जो के कमरे में पहुंची तो किसी तैयारी में लगी थी। जे बाली साड़ी का ब्लाउज, इसका पेटीकोट और इसका, अरे जे तो भूल ही गई। दिन भर सबके कामों को समेटवाती रज्जो को अपने लिए जब फुर्सत मिली तभी अपनी अटैची बांधने गई। अपनी किसी साड़ी के छूटे पेटीकोट को अलमारी में से उठाती रज्जो का चेहरा खुशी से खिला हुआ था। क्या बात है, एक दिन की बारात के लिए इतने कपड़े? मैंने उसे छेड़ते हुए कहा तो बोली, हाँ तो क्या, मेरे भाई की शादी है और तुझे पता है गांव से पहली बार बारात में औरतें भी जा रही हैं। उस दिन कई सालों बाद मैंने रज्जो को इतना खुश देखा था। जब बारात वाली बस के हॉर्न की आवाज़ सुनी तो रज्जो दौड़कर बाहर भागी थी। बस पर कमल संग छाया के पीले पर्चे देखकर वो उस बच्चे सी चहक उठी थी जो घर के छज्जे से पिता को हाथ में पसंदीदा खिलौना लाते हुए देखकर चहकता है। बस लगते ही घर के सारे मेहमान एक एक करके बस में बैठ गए। रज्जो जब अपनी अटैची उठाए बस के दरवाजे पर पहुंची तो मझले भैया ने कहा, तू रुक ज़रा, परे हो। रज्जो भी ये सोचकर हट गई कि शायद भाभियाँ और वो किसी दूसरी जीप से जा रहे होंगे, क्योंकि अब तक भाभियाँ भी तो नहीं बैठी थीं। मगर थोड़ी देर बाद जब तीनों भाभियाँ भी बैठ गईं तो रज्जो ने मझले भैया से पूछ ही लिया, और मैं नहीं जा रही हूँ क्या? मझले भैया ने नहीं में सिर हिलाया और जाने वालों की लिस्ट देखते हुए बस में चढ़ गए थे। मैं उस दिन अपनी छत से रज्जो के टूटते अरमानों को बिखरते हुए देख रही थी। चाहती थी जाकर उसे गले लगा लूं और कहूं कि तू परेशान मत हो, एक दिन सब ठीक हो जाएगा। लेकिन मैं कर कुछ नहीं पाई सिवाय दर्शक बनकर अपनी सहेली का तमाशा बनते देखने के। कैसी बावली है, इसे भी ले जाएंगे, इसने सोच भी कैसे लिया। बस चलने लगी तो किसी रिश्तेदारनी की आवाज़ खिड़की से आई थी। उस दिन घर के चबूतरे पर लाल हरे रंग की साड़ी में सजी धजी हाथ में अटैची लिए खड़ी रज्जो गली के मोड़ पर आंखें टिकाए तब तक खड़ी रही जब तक उसका ये वहम नहीं टूट गया कि उसे सच में उसी के छोटे भाई की बारात में नहीं ले जाया गया था। रज्जो ने अटैची जोर से चबूतरे पर फेंक दी और वहीं बैठकर फूट फूट कर रोने लगी थी। 2 घंटे तक बेसुध सी रोती रही थी और वहीं ज़मीन पर अटैची के टूटे कुंदे, बिखरी साड़ियों, टूटी चूड़ियों के साथ वह शाम रज्जो की उम्मीदों को साथ लेकर ढल गई। देर तक चाँद की मौजूदगी में उस रात सिर्फ मैं और रज्जो ही बचे थे। मैं अपनी छत से रज्जो की बेजार हुई ख्वाहिशों को देख रही थी और रज्जो, उसे तो आंसुओं की धुंध में शायद कुछ भी नहीं दिख रहा होगा सिवाय रेत से बिखरी अपनी ज़िंदगी के, जिसे उस रात के अंधेरे में पिस्ता पंसारी के लड़के ने समंदर की लहर बनकर खुद में समेट लिया था। उस रात मैंने उस लड़के को रज्जो का आंचल समेटते हुए घर में ले जाते और घर के दरवाजे बंद करते देखा था। उसके बाद उस दरवाजे के पीछे क्या हुआ कोई नहीं जानता। वो दरवाज़ा बाद में खुला ज़रूर, लेकिन रज्जो उसमें से फिर कभी नहीं निकली। तो यह थी अंकिता जैन जी द्वारा लिखित कहानी छोड़ी हुई औरत। सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद।